नमस्कार। आज 3 दिसंबर को विश्व भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। इस विशेष दिन पर स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में दिव्यांगजन, अधिकार और चुनौतियां। आज उन तमाम लोगों को 14 विभिन्न श्रेणियों में 65 पुरस्कार मिले हैं जिन्होंने दिव्यांगजन की जिंदगी में ऊर्जा भरने की कोशिश की है। आज पूरा देश सलाम कर रहा है दिव्यांगजन के हौसलों को भी और उन लोगों को भी जो इनकी जिंदगी सुगम बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन दिव्यांगजन के अधिकारों को लेकर, उनके जीवन को आसान बनाने को लेकर अभी भी चुनौतियां कम नहीं है। हालांकि तमाम योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो क्या है ये चुनौतियां? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे कि दिव्यांगजन के आंकड़े हमारे देश में क्या हैं। इनके अगर हम नजर डालें इन आंकड़ों के ऊपर तो सबसे पहले दिव्यांगजन से जुड़े आंकड़ों में आपको दिखाना चाहेंगे कि 2011 के सेंसेक्स के अनुसार हमारे देश में 2 करोड़ 68 लाख ये आंकड़ा है, ये कुल आबादी है दिव्यांगजन की। इनमें से भी अगर हम शहरी क्षेत्र में देखें तो लगभग 82 लाख दिव्यांगजन की आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि 1 करोड़ 18 लाख ग्रामीण क्षेत्र में दिव्यांगजन रहते हैं। ज्यादा तादाद ग्रामीण क्षेत्रों में, इससे चुनौतियां भी बढ़ी हैं। लेकिन अगर इनके सशक्तिकरण के लिए बात करें तो पिछले 5 वर्षों में 7 गिनीज रिकॉर्ड बना दिए हैं हमारे देश के दिव्यांगजन। यानी ये कुछ साथ लें तो करके हटते हैं। सरकार ने 83,000 कैंप लगाए हैं ताकि इन लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाया जा सके। 14 करोड़ लाभार्थियों को 875 करोड़ रुपए की सामग्री उपलब्ध कराई गई है। ये सामग्री या उपकरण जिनके जरिए उनकी जिंदगी आसान हो सकती है। इनके लिए तमाम अन्य प्रावधान किए गए हैं, जैसे आरक्षण सीमा ही 10 से बढ़ाकर 4% तक कर दी गई है ताकि इन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। उच्च शिक्षा में ही 5% आरक्षण की सुविधा इनके लिए दी गई है ताकि ये उच्च शिक्षा भी हासिल कर सके। और इससे हटकर अगर हम और कदमों की ओर नजर डालें तो दिव्यांगजन की पहचान के लिए यूनिवर्सल आईडी नंबर बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है ताकि पूरे देश में यूनिवर्सल नंबर इन पर लागू होगा। देश के किसी भी राज्य में उनको सहायता मिल सकती है। 24 राज्यों में 24 लाख यूनिवर्सल कार्ड बनाए जा चुके हैं, लेकिन ये प्रक्रिया अभी आगे बढ़ रही है। सरकारी नौकरियों में, अस्पताल में, रेल में और बस में, इन सभी जगहों पर इन्हें आरक्षण मिलते हैं जो इनके कार्ड के आधार पर होता है। 31 लाख दिव्यांग कार्ड भी जारी किए गए हैं। हालांकि दिव्यांग कार्ड को जारी करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया, लेकिन चुनौतियां फिर भी हैं। आधार से जोड़कर राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की बात भी की जा रही है ताकि पूरे देश में इनका सही आंकड़े का पता चल सके। 1000 सरकारी इमारतें, 650 रेलवे स्टेशन को सुगम्य बनाने की बात चल रही है और सुगम्य भारत अभियान के तहत ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। 50 शहरों की 1662 महत्वपूर्ण इमारतों का ऑडिट पूरा किया गया है, जिसके बाद अब कदम उठाए जाएंगे कि कैसे उन्हें सुगम्य बनाया जा सके। 34 अंतर्राष्ट्रीय 48 घरेलू हवाई अड्डों को सुगम्य बना दिया गया है ताकि आवाजाही में इनको सुविधा हो सके। लेकिन किन मायनों में बदलाव किए गए हैं? इनके लिए रैंप बनाए गए हैं, सुगम्य शौचालय बनाए गए हैं, ब्रेल में संकेत लगाए गए हैं, साथ ही सुने जाने वाले सिग्नल भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इनको आसानी हो सके। सुगम्य उपयोगी सार्वजनिक दस्तावेज और वेबसाइट भी बनाई गई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है ताकि सरकारी दस्तावेज इनके पास उपलब्ध हो सके, ये उन्हें देख सके। यूनाइटेड नेशंस ने 1992 से 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया और इसीलिए आज की तारीख 3 दिसंबर को हम मनाते हैं इस दिवस के तौर पर। मुख्य उद्देश्य यही है कि इनके अधिकारों को बढ़ावा दिया जाए और यही नहीं बल्कि सामान्य व्यक्तियों को भी इनके बारे में, इनकी जरूरतों के बारे में जानकारी हो। थीम इस साल का यही रखा गया है कि इनके नेतृत्व और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। यानी 2030 के विकास के एजेंडे में जो एक्शन प्लान है उसके हिसाब से एक्शन लेना यह महत्वपूर्ण है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के हिसाब से आगे बढ़ा जाए। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में इनके प्रति जागरूकता को बढ़ाया जाना यह भी एक अहम उद्देश्य है जिसके साथ इस दिवस को मनाया जाता है। पूरी दुनिया की बात करें तो 8% दुनिया की जनसंख्या में दिव्यांगजन का प्रतिशत 8% है और इस वजह से इनकी जिंदगी आसान करना जरूरी है अगर हमें विश्व को बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, तमाम आरक्षण के आंकड़े भी हमारे सामने हैं और ये सब वो सवाल हैं, ये वो सब आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि इनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम किए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनके क्रियान्वयन को लेकर लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं और राष्ट्रीय फंड तक उनकी वित्तीय सहायता के लिए बनाया गया है, पेंशन तक उनको दी जा रही है, आरक्षण तक दिए जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि साइन लैंग्वेज जिनके जरिए इनसे बात की जा पाती है उसके मानकीकरण के लिए, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए कदम उठाए गए हैं। 31 लाख दिव्यांगता कार्ड भी जारी किए गए हैं।
तो ये तमाम वो बातें जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि इसके जरिए इनकी जिंदगी को आसान बनाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में दो विशिष्ट मेहमान, जिनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से आज भी इनको अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ इनकी चुनौतियां हमारे सामने क्या हैं, ताकि हम इनके लिए और इन्हें सशक्त कर सकें। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दीपा मलिक, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं और आज एक प्रेरणा है देश के तमाम दिव्यांगजन के लिए। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है दो विशिष्ट मेहमान। आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दीपा मलिक, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं और आज देश भर के दिव्यांगजन के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय वधवा, जो एम्स में भौतिक विज्ञान और पुनर्वास केंद्र से जुड़े हुए हैं और ये वो केंद्र है जो दिव्यांगजन को मेडिकल इंटरवेंशन के जरिए सामान्य जीवन या आसान जीवन, सुलभ जीवन जीने के लिए काम करता है। तो करते हैं इनसे चर्चा, लेकिन उससे पहले यहां वक्त एक ब्रेक का। दिन भर की सुर्खियों पर नजर, देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 30 मिनट में। एक्सप्रेस न्यूज, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत दीपा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि ये दिन ऐसा दिन है जब जहां हम एक और इनकी उपलब्धियों को भी सलाम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो चुनौतियां हैं उन्हें भी हमें समझने की जरूरत है। इसलिए सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक राह तय की है जिसमें आप सामान्य जीवन से दिव्यांग व्यक्ति के तौर पर कैसा जीवन होता है इसको आपने अनुभव किया है, लेकिन अपनी कमी को आपने अपनी ताकत भी बनाया है। क्या कहना चाहेंगे आप कि इस सफर में कौन सी ऐसी मुश्किलें थी आपके सामने जिनसे आपने पार पाया? देखिए, मुश्किलें अगर शुरुआत से करूं तो पहले तो खुद की मानसिकता से थी, खुद ही के उससे थी कि एक दिन आप चल रहे हैं और एक दिन आप बिल्कुल लकवाग्रस्त हो जाते हैं, छाती का निचला हिस्सा सारा चला जाता है। तो पहले तो अपनी सोच को ठीक करना था, सकारात्मक करना था। लेकिन खुद की सोच एक दिव्यांग व्यक्ति की, या मैं यूं कहूँ एक अपंग व्यक्ति की सोच जब तक नकारात्मक रहती है तो वो अपने आप को अपंग महसूस करता है। लेकिन जब सकारात्मकता जो कि समाज देती है, परिवार देता है, जो लोग उसके आसपास हैं, जो उसका सपोर्ट सिस्टम है, जो केयर गिवर्स हैं, जिनसे उनका उठना बैठना है, जब वो लोग एक पॉजिटिव सोच देते हैं तब जाके वो अपंग व्यक्ति अपने आप को दिव्यांग महसूस करता है। तो उसमें कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटीज़ को पहचानने की शक्ति आती है। तो मेरे ख्याल से पहली चुनौती मानसिक है, जो आपको सोच पे डिपेंड करती है। और जब आप उससे ऊपर उठते हैं, जिसमें कि आपका सामाजिक माहौल क्या है वो डिपेंड करता है, और जब उससे ऊपर उठते हैं तो फिर मैं तो खैर एक अर्बन बैकग्राउंड से थी, एजुकेटेड थी, फिर भी मुझे लगा कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और एक नॉलेज टुवर्ड्स पीपल विद डिसेबिलिटी, लोगों को ये पता ही नहीं है कि डिसेबल लोगों से कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, क्या मजाक करना है, नहीं करना है, या उन्हें क्या पसंद हो सकता है। मतलब एक ऐसा लगता है जैसे एक आउटर स्पेस के प्राणी हम बन जाते हैं या आउटकास्ट से हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को नॉर्मल समझते हैं लेकिन लोग हमें उस दृष्टि से नहीं देखते। तो मुझे लगता है इसमें एजुकेशन एट स्कूल लेवल बहुत हेल्प कर सकती है। जब शुरू से ही हम इंक्लूसिव एजुकेशन रखेंगे, बचपन से ही बच्चा हर किस्म के लोगों से, कास्ट से, फिजिकल अपीयरेंस से, आपस में जब वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, और ये कोई बहुत सडनली एक कोई अलग सी चीज़ नहीं लगेगी, और एक दिव्यांग व्यक्ति को समाज में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए, सोशली इंटीग्रेट करने के लिए, तो मेरे ख्याल से इंक्लूसिव एजुकेशन है, एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोच में इंक्लूजन है, एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। आपने बताया जो मुख्य बात वो यही कि अगर सोच में बदलाव आ जाए तो बहुत कुछ आगे बदल भी सकता है। लेकिन पिछले हमने देखा कि जब 2015 में दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल देश में शुरू किया गया, तो एक ये सोच रही कि जो इनकी क्षमताएं हैं उन पर ध्यान दिया जाए, ना कि इनकी कमजोरियों पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद से हमने देखा कि किस तरीके से सुगम्य भारत अभियान सामने आया, तमाम योजनाएं सामने आई, और आप जो कि हमेशा इन दिव्यांग जन से मिलती रहती हैं, इनसे डील करती रहती हैं,
कितना बदलाव अब आपको दिख रहा है? हालांकि एक बदलाव पिछले दशकों की, इतने दशकों की कमियों को एकदम दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन सकारात्मक बदलाव किस किस स्तर पर आपने भी महसूस किया? देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं मोदी जी अपनी मन की बात में हर मंच से वो अपना जन्मदिन तक दिव्यांग बच्चों के साथ मनाते हैं और इस सोच को बार बार पूरे देश के आगे रखते हैं और उसको प्राथमिकता देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो असर पूरे देश पे जाता है। जब लोगों की सोच में बहुत बदलाव है, मैं बिल्कुल आपके साथ मानती हूँ आपकी बात को। खेलों की नीतियों में ही देख लें कि मैंने तो 2006 से खेलना शुरू किया है और 2015 के बाद जो एकदम से नई नीतियां उभर कर आई या जो फोकस उभर कर आया है दिव्यांग लोगों पे, सोच में बहुत बहुत बदलाव है। और मैं बहुत श्रेय मीडिया को भी देती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे, न्यूज़ मीडिया पे इसकी चर्चा होती है। एक अच्छी इंस्पिरेशनल कहानियाँ जब व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे और बार बार हर न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाई जाती हैं, तो लोगों की सोच पे नेचुरली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता ही आता है। और साथ में पॉलिसीज, डिसेबिलिटी एक्ट में देखिए आप 7 से 21 डिसेबिलिटीज इंक्लूड हो गई हैं, तो बहुत एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है। लेकिन सबके अभी भी जुड़ने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। लेकिन हर किसी को अपने स्तर पर जरूर दिव्यांग जन को दिव्यांग की तरह ही ट्रीट करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर संजय वधवा भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वधवा, आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये माना जाता है कि जितने भी दिव्यांगताएं हैं उनमें बहुत सारी ऐसी हैं जिनको थोड़ी बहुत मेडिकल इंटरवेंशन देकर ठीक किया जा सकता है या कम से कम इस स्तर तक सामान्य किया जा सकता है कि दिव्यांगजन सामान्य जीवन जी सकें। आप एम्स में हैं और जिस तरीके के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं, किस किस तरह की मुश्किलें आप दिव्यांगजन के सामने देखते हैं जिनसे अभी हमें पार पाना है? दिव्यांगजनों के सामने अनेक चुनौतियां होती हैं और इन चुनौतियों को पार पाने में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक और बाकी सदस्य, उनका बहुत योगदान हो सकता है ताकि उनकी मुश्किलें कम की जा सकें। लेकिन ऐसा देखा गया है कई प्रकार की स्टडीज़ में कि बहुत सारे दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण के लिए एक्सेस टू हेल्थ केयर सिस्टम बहुत कम है। वो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वहां तक वो पहुंच नहीं सकते। वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है जानकारी की। उनके पास जानकारी उपयुक्त नहीं होती। उसके बाद ज़रूरत होती है उनकी ट्रांसपोर्टेशन की, कि वो अपने घर से स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच सकें। उसके बाद अगर वो किसी प्रकार प्रबंध करके स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच भी जाते हैं तो बहुत सारे हर्डल्स होते हैं उनके रास्ते में। स्वास्थ्य केंद्रों में भी आज भी कई स्वास्थ्य केंद्र आसानी से एक्सेसिबल नहीं हैं दिव्यांगजनों के लिए। उसमें भौतिक रूप से बाधाएं हैं, वैचारिक और मानसिक रूप से बाधाएं हैं। कई बार स्वास्थ्य क्षेत्र के लोगों को पूरा अनुभव और जानकारी नहीं होती कि एक दिव्यांग व्यक्ति से कैसे बातचीत करनी है, कैसे उसको एग्जामिन करना है। जैसे मैं एक अगर थोड़ा सा उदाहरण भी दूं तो किसी स्वास्थ्य केंद्र में अगर व्यक्ति जाता है तो हो सकता है उसमें सीढ़ियां हो अंदर पहुंचने के लिए, रैंप की सुविधा ना हो, ग्रैब बार्स की सुविधा ना हो या कॉरिडोर्स चौड़े ना हो। उसके अलावा अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति का वजन लेना है तो बहुत सारी वेइंग मशीन्स एक सक्षम व्यक्ति के अनुसार बनी हुई हैं जहां वो वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हो सकता है। लेकिन दिव्यांग व्यक्ति का वजन चेक करना एक आसान नहीं है इतना आमतौर पे स्वास्थ्य क्षेत्रों में। उसके बाद जब एग्जामिनेशन के लिए टेबल के ऊपर आपने चढ़ना है, लेटना है, तो बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्रों में जो एग्जामिनेशन टेबल्स हैं वो एडजस्टेबल हाइट्स की नहीं हैं। तो इस प्रकार की कई समस्याएं हैं और कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र में दिव्यांगजनों के उपयोग के लिए जो बाथरूम्स और टॉयलेट्स हैं वो भी पूरी प्रकार से मॉडिफाइड नहीं है और स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी जानकारी पूरी उपयुक्त नहीं है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग का अभी भी ये अभिन्न हिस्सा नहीं है। जैसे नर्सेज की ट्रेनिंग हो, चाहे थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग हो या मेडिकल डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो। हालांकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने लेटेस्ट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन करिकुलम में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं और उसमें दिव्यांगता संबंधी विषय भी डाले हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। शायद अभी शुरुआती दौर में हम कह सकते हैं चीजें हैं क्योंकि ये बदलाव अभी ही होने शुरू हुए हैं, इनको बहुत आगे तक ले जाने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर वधवा, आप ही से मेरा अगला सवाल भी कि जब आपने ये तमाम, क्योंकि तमाम जो मुश्किलें आपने गिनाई हैं ये वैसे सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत छोटी हो सकती हैं, लेकिन दिव्यांग जन के लिए, उनके साथ काम करने वालों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इनसे आगे हटकर अगर हम बात करना चाहें, रिहेबिलिटेशन का ही एक और पहलू होता है जहां पर पहले भी मैंने बात की कि जैसे कृत्रिम अंग जोड़ना
या फिर सुनने के लिए छोटा सा एक ऑपरेशन करके ही सुनने की शक्ति मिल जाती है, इतनी कि आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो एक व्यक्ति का जीवन बदल देती हैं। योजनाएं भी हैं सरकार की ओर से, सरकार कैंप्स भी लगाती है, 83,000 कैंप ऐसे लगाए गए हैं इन लोगों तक पहुंचने के लिए। कहां तक जमीन पर जब लोग आपके पास आते हैं तो जमीन पर कहां तक इन चीजों के बारे में जागरूकता आपको दिखता है कि नजर आ रही है? जागरूकता का तो बहुत अभाव है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि बहुत सारे दिव्यांग व्यक्तियों को असिस्टिव डिवाइसेस, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और अप्लायंसेस की ज़रूरत होती है। जैसे मैं कुछ अगर आंकड़े बताऊं कि अगर 100 व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों की ज़रूरत है तो उसमें से लगभग 15 को ही उपलब्ध हैं, बाकी 85 व्यक्ति अभी भी वंचित हैं इससे। यदि आँखों की दृष्टि की समस्या देखें तो उसमें भी यही समस्या है कि करोड़ों लोगों को अभी भी उचित प्रकार के चश्मे और विजुअल असिस्टिव डिवाइसेस नहीं मिल रही हैं। व्हीलचेयर की सुविधा भी जिनको ज़रूरत है 5 से 15% लोगों को ही सिर्फ मिल पा रही है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया जाए जिनको असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत है और उनको वो मुहैया कराई जाए, और मुहैया कराने के बाद उसकी ट्रेनिंग भी दी जाए कि उसको वो सही रूप से इस्तेमाल कर सकें। आप आसपास अपने समाज में देखते होंगे कि कई लोग वॉकिंग स्टिक या क्रचेस या उसके सहारे चल रहे हैं, लेकिन उसकी हाइट उनके उपयुक्त नहीं है, या तो वो छोटी है या बहुत लंबी है। उनकी मरम्मत की सुविधा भी जगह जगह उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे रास्ते जो हैं वो व्हीलचेयर यूज़र के लिए उपयुक्त रूप से परिवर्तित नहीं हैं, जहां एक आर्किटेक्चरल बैरियर अक्सर देखा गया है। हमारे वातावरण में पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखिए, वो आसानी से एक्सेसिबल नहीं है एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए। जी, तो यानी कि ये ऐसे कुछ मोर्चे हैं जिन पर काम किया जाना जरूरी है। दीपा जी, सुगम्य भारत अभियान जब चला तो उसके बाद उम्मीदें बहुत तेज रही कि जरूर कुछ ना कुछ बदलाव अब होगा, लेकिन फिर भी 4 साल बीत गए हैं, अभी भी ये उम्मीद की जा रही है कि जो बैंक हैं, जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, जो अस्पताल हैं, जो ये ऐसी इमारतें हैं जिनकी जरूरत आम व्यक्ति को पड़ती रहती है, दिव्यांगजन को पड़ती रहती है, लेकिन इनके भी सुगम्य होने का भी इंतजार किया जा रहा है। आपको भी ये मुश्किलें सामने आती होंगी, लेकिन जो बदलाव या जो इमारतें सुगम्य हो गई हैं उनसे भी जिंदगी कितनी आसान हो पाती है? देखिए, अगर आप डिसेबिलिटी एक्ट देख लीजिए, कानून देख लीजिए, संविधान देख लीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि इस और तवज्जो दी जानी चाहिए और भारत को हमें एक्सेसिबल बनाना है। लेकिन कितने लोग हैं, अगर आप बैंक की बात करें तो क्या बैंक मैनेजर या वहाँ के सीनियर ऑफिशियल्स या शॉपकीपर्स, क्या वो अपना दायित्व समझ रहे हैं इसके प्रति? प्रॉब्लम यह है कि हम सब कंज्यूमर बन जाते हैं। हम अपने आप को कह देते हैं कि मैं भारतवासी हूँ, पर क्या हम सही मायने में सिटीजन ऑफ इंडिया हैं? क्योंकि अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो राइट्स के साथ साथ आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। अगर हर भारतवासी, हर सिटीजन, या मैं कहती हूँ कि हर किसी इंस्टीट्यूशन के हेड्स, बैंक्स हो गए, शॉप्स हो गई, मॉल्स हो गई, मार्केट्स हो गए, क्या उनकी खुद की जिम्मेदारी नहीं है अपने इलाके में एक रैंप बना लेने की या सुगम्यता की सोच रखने की? केवल एक ही जने की जिम्मेदारी है? केवल प्रधानमंत्री ही बोलेंगे कि भारत को सुगम्य बना दीजिए? तो जब हमारी पॉलिसीज हैं और इसके बारे में चर्चा है और लोगों को पता है कि ये होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर सही मायने में हमें अपने भारत की तरक्की देखनी है तो फिर हर सिटीजन को उससे जुड़ना है। और हर एक दिव्यांग, अगर मुझे अपंग समझ के कमरे में रहने दिया जाता तो क्या मैं अपने देश के लिए 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतती? क्योंकि मुझे अवसर मिले और मैंने भी मेहनत करी। तो कहने का अर्थ यह है कि हम सबको जुड़ना होगा, हम सबको इसको प्रायोरिटी में रख के समाज की जरूरत मानना होगा और हर भारतवासी को ये दायित्व लेना होगा कि वो अपने देश के लिए आगे बढ़कर सुगम्यता में जुड़ेंगे और इंक्लूसिव सोसाइटी का एक मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। दीपा जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या प्रशासन के ऊपर ही नहीं डाल देनी चाहिए, हम सबको भी, सामाजिक संस्थाओं को भी लेनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि अगर एक जिम्मेदार ब्रांच मैनेजर या किसी भी इंस्टीट्यूशन के, अगर वो ये कहीं पे भी प्रस्ताव रखेंगे कि मैं यहाँ पे रैंप बनाना चाहता हूँ, मुझे बताइए कौन उसको रोकेगा? क्या ये प्रस्ताव रखे जाते हैं? ये बात क्या ये जरूरत समझी जाती है?
क्या हर इंस्टीट्यूशन ये कह सकता है, या क्या हर जिला या हर सरपंच ये कह सकता है कि उसने अपने एरिया में, अपने इलाके में, अगर आप सरपंच हैं तो क्या आपने गांव के हर दिव्यांग व्यक्ति को सोशल वेलफेयर ऑफिस में भेजा है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास भेजा है? क्या उसके नाम को, उसकी जरूरत को रेड क्रॉस में दर्ज कराया है, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर क्या उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनवाया है? तो हर लेवल पे ये काम होना जरूरी है। हर लेवल पे काम होना जरूरी है और दायित्व लेना है, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जी। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल आप ही से चले पूछती हूँ दीपा जी पहले, कि ये बात जब कही जाती है कि जिम्मेदारी ली जानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके लिए फंड्स की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। खासतौर पर जब हम कहते हैं कि 1,82,00,000 हमारे दिव्यांगजन ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाकों में है, जहां तक की बात पहुंचती ही नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए भी कुछ और सहायता, कुछ और हाथ तो चाहिए। आपको लगता है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र को भी इस दिशा में आगे सोचना चाहिए, समाज और सरकार के ऊपर से निर्भर होने के लिए भी हाथ मजबूत करने के लिए कहीं से तो सहायता चाहिए ही होगी? देखिए, CSR तो मैंडेट है, और CSR और NGOs भी एक बहुत बड़ा उनका भी जो सहयोग रहेगा इसमें, तो वो बहुत बड़ा है। हम खुद एक व्हीलिंग हैप्पीनेस फाउंडेशन चला रहे हैं, मेरी बिटिया और मैं मिलकर, और हम लोग चूज कर रहे हैं, हम लोग ऑप्ट कर रहे हैं कि हम रूरल आउटरीच प्रोग्राम्स करें, क्योंकि मेरा 80% भारत तो गांव में रहता है। सभी शहरों में काम करेंगे तो गांव में कौन जाएगा, और जब तक हम गांव में नहीं जाएंगे तो कैसे हम अपने देश का चेहरा बदलेंगे और सुगम्य करेंगे, क्योंकि 80% को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक थोड़ी देश बदलेगा। तो हम खुद गांव-गांव जाकर हरियाणा में, और वो भी CSR की सहायता से, तो ये एक बहुत योग्य उदाहरण है कि ये काम हो सकता है। हम अलग अलग हरियाणा के जिलों में जाते हैं, वहाँ पे आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, वहाँ के सरपंच को भी बिठाते हैं, सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी आते हैं, रेड क्रॉस के ऑफिसर्स भी आते हैं, हम खुद भी बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या उसके एक्सिलरी क्रच सही हैं, क्या वो प्रोस्थेटिक सही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो व्हील चेयर को, इवन मैं हैरान हूँ कि गोदी में बच्चों को लाके स्कूल में लाया जा रहा है, लेकिन वो बच्चा सुबह स्कूल में बैठता है और शाम को उसी बेंच से उठ के जाता है। तो अभी हाल ही में हम भमबेवा गांव में थे, जींद गोहाना रोड पर एक स्कूल में हमने वर्कशॉप करी थी, तो वहां पे हम बच्चों को व्हील चेयर देकर आए, और मुझे ये हैरानी थी कि एक बच्चा व्हील चेयर पे बैठना भी नहीं चाह रहा था, उसे लग रहा था कि क्या चीज है, क्योंकि शायद उसने कभी देखी नहीं थी। तो ऐसे आउटरीच प्रोग्राम्स, ऐसे सम्मेलन जो गांव-गांव के स्तर पे होने चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमें हमारी जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी जागरूक करना बहुत जरूरी है, या सरपंचों को बार बार ये याद दिलाना है कि उनके गांव में ये काम होना चाहिए। डॉक्टर वथवा, जब हम रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं तो आपने बहुत सारी बातें गिनाई कि ट्रेन मैन पावर होनी चाहिए और बहुत सारी और चीजें जो होनी चाहिए, लेकिन क्या उस दिशा में हम कदम उठा रहे हैं? क्योंकि अगर ये समस्याएं यूं ही बनी रही तो इन लोगों के पुनर्वासन के लिए जो किया जाना चाहिए वो संभव ही नहीं होगा। जो कदम अभी तक उठाए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है, और इसमें बहुत गति लाने की जरूरत है और उसका विस्तार करने की जरूरत है। तो क्या मेडिकल फ्रेटर्निटी इसको लेकर संवेदनशील है? मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि इस समय भारत में 650 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, लेकिन सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बहुत पहले से एक डिसीजन और रिकमेंडेशन था कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में इंडिपेंडेंट फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन का डिपार्टमेंट खुलना चाहिए, लेकिन इसमें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, और 20% से कम ही ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स खुल सकें। लेकिन अगर सब मेडिकल कॉलेजेस में ये ऐसे डिपार्टमेंट खुलते हैं तो उससे बहुत गति आ जाएगी लोगों तक भौतिक चिकित्सा और रिहेबिलिटेशन रिलेटेड सर्विसेज पहुंचाने में। और इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक एसोसिएशन है हमारी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, और वर्तमान में मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए, फैलाई जाए। तीसरी चीज़, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विकलांग व्यक्तियों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स इशू करने में। और राष्ट्रीय स्तर पर जब कानून पास हुआ उसके बाद कमेटीज बनाई गई, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी की जो कमेटी थी मैं उसका अध्यक्ष था, और हमने 21 की 21 कंडीशंस के लिए गाइडलाइंस बनाई हैं और जो सरकार ने मान्य की हैं। लेकिन इस गाइडलाइंस के बारे में भी अभी बहुत सारे डॉक्टरों को जानकारी नहीं है। भारतवर्ष में इन गाइडलाइंस की जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे और वो विकलांग व्यक्तियों को उचित और उपयुक्त सर्टिफिकेट बिना ज़्यादा विलंब के इशू कर सकें। क्योंकि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनके बेनिफिट्स तभी आपको मिलेंगे जब आपके पास एक मान्य
विकलांग प्रमाण पत्र होगा। जी, इस बात पे मैं आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बात आपसे जानना चाहूंगी कि असिस्टिव डिवाइसेस की आप बात कर रहे थे कि यानी वो उपकरण जिनकी सहायता से काफी जीवन आसान हो जाता है दिव्यांगजन का। विदेशों में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी रेंज है ऐसे उपकरणों की जो लोगों तक पहुंच भी पा रहे हैं। क्या हमारे देश में अनुसंधान की जरूरत है, इनोवेशन करने की जरूरत है कि ये और उपलब्ध हो जाए या सुलभ तरीके से उपलब्ध हो जाए? बहुत आवश्यकता है इस बारे में, बहुत कुछ कार्य करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में कुछ हुआ नहीं है। पिछले कई वर्षों में बहुत सारी योजनाएं सुचारू रूप से नई शुरू की गई हैं और पहले से चल रही योजनाओं को भी बहुत गति और बल मिला है, लेकिन काम अभी बहुत कुछ करना है। जैसे बहुत सारी असिस्टिव डिवाइसेस हैं, ये अभी भी पूरे मानक के अनुसार नहीं है, क्योंकि उनके लिए मानक प्राप्त करना मैंडेटरी नहीं है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है भारत की एक संस्था जो मानक प्रदान करती है, लेकिन असिस्टिव डिवाइसेस के लिए, हर प्रकार की डिवाइसेस के लिए अभी भी मानक अनिवार्य नहीं है। और इसकी जो कमेटी है, मैं उसका अध्यक्ष भी हूं और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाजार में अगर आप देखेंगे तो 10 में से 8 जो अप्लायंसेज हैं वो बिना मानक के मिल रही हैं। जगह जगह गली कोने में दुकानें खुल रही हैं और उसका क्वालिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, जबकि विदेशों में बहुत पर्याप्त रूप से इनका मानक तय किया गया है और इनकी क्वालिटी दुरुस्त की गई है, इंश्योर की गई है, क्योंकि इससे विकलांग व्यक्ति की सुरक्षा जुड़ी हुई है। बिल्कुल, जीवन जुड़ा हुआ है इनसे। दीपा जी, अभी हम बात कर रहे थे जो कार्ड बनाया जाता है, इस कार्ड का सत्यापन, सर्टिफिकेट दिया जाता है दिव्यांगजन को, जिसके आधार पर वो अपने आप को पंजीकृत करवाते हैं, उसके आधार पर उनको सभी फायदे मिलते हैं योजनाओं के। आज हमने सुना है कि किस तरीके से मंत्री जी के द्वारा ये बात सामने रखी गई है कि यूनिवर्सल कार्ड दिया जाएगा और ये भी कि हर कार्ड को आधार से जोड़ा जाएगा ताकि एक राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस तैयार हो जाए। क्या लगता है आपको, कितना फायदा इससे होगा दिव्यांगजन को? मुझे लगता है इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो आप मुझे स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप 1,86,00,000 बोल रहे हैं। मुझे लगता है तादाद बहुत ज़्यादा है और 2011 का जो भी ये सर्वे रहा होगा, मुझे लगता है कि परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो आप जो ये आधार कार्ड से यूनिक आईडी जोड़ने की बात कर रहे हैं, इससे कम से कम हमारे पास एक आंकलन होगा, सही आंकड़ा आगे आएगा, तब हमें पता चलेगा कि ये इसकी रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है, कितने ज़्यादा लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के जो इस स्थिति में हैं, जिनको ऐसी ज़रूरतें हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सही प्रकार के प्रावधान चाहिए, सही प्रकार की नॉलेज चाहिए, सही प्रकार के डॉक्टर्स चाहिए। और मुझे लगता है कि जो खेल है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम है एक अच्छी रिहैब का, क्योंकि अगर एक गाँव से एक खिलाड़ी भी निकलता है दिव्यांग, तो ऑटोमेटिकली पूरा गांव जागरूक होता है। मैंने देखा है कि पिछड़े हुए गांवों से जब बच्चे आके खेलते हैं तो पूरे गांव को पता चलता है कि पहले खेलने जाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है सर्टिफिकेट की, तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट बन जाता है। उसके बाद उसके ये पता लगता है कि दिव्यांग होते हुए आपको फिटनेस भी करनी है, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, तो उसको देखकर पूरा गाँव सीखता है। साथ में फिर वो शहर आता है, ट्रेनिंग करती है, फिर उसका पासपोर्ट बनता है, वो विदेश जाता है और विदेश की जो चीज़ें हैं वो देखकर जब लौटता है तो मेरे ख्याल से एक जागरूकता आती है समाज में। तो खेल एक बहुत बड़ा माध्यम है, अच्छी रिहैब, अच्छे उपकरण और प्रॉपर पेपर वर्क की जानकारी पाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग व्यक्तियों को खेलों से जोड़ें तो वो अपने आप में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा समाधान निकल कर आएगा। जी बिल्कुल, और यानी किसी भी अभाव को या अक्षमता को क्षमता पहचान कर अगर आगे बढ़ेंगे या उसको भी ताकत बना देंगे आपकी तरह, तो फिर कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको हम पा नहीं सकते। डॉक्टर वधवा, सकारात्मक नोट पर खत्म करना चाहेंगे हम इस चर्चा को। मुश्किलें बहुत हैं, प्रयास भी कई स्तर पर हो रहे हैं, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है कि जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं या जिस दिशा में हम सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, आने वाले वक्त में हमारे पास ये राह खुलती है कि हम एक बेहतर भविष्य अपने दिव्यांगजन को दे सकें? मैं तो आशावादी हूं कि अगर हम अपने प्रयत्नों को जारी रखें और उनको थोड़ी सी और गति और बल प्रदान करें, तो कोई कारण नहीं है कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि समस्याएं तो बहुत हैं और जो विकलांगता है वो एक तरीके का आइसबर्ग है समाज में। जो हम समुद्र तल से ऊपर का हिस्सा देखते हैं आइसबर्ग का, वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन उससे काफ़ी बड़ा हिस्सा समुद्र तल से नीचे होता है। तो समाज में जो व्यक्ति विकलांगता से संबंधित नज़र आते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा व्यक्ति समाज में छुपे हुए हैं जिनमें विकलांगता है। और मैं अपनी बात को अंत में ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ समय पहले एक बात कही थी कि ये माना अंधेरा घना है समस्याओं को देखते हुए भारत में,
और विकलांगों से संबंधित भी मैं ये सेम चीज़ कहना चाहूँगा कि ये माना अंधेरा बहुत घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। तो मैं चाहूँगा कि लोग जुड़ते जाएं और इस अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक जलाएं, ताकि प्रकाश चारों ओर फैले और ये प्रकाश दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को भी रोशनी प्रदान करे। बिल्कुल, और इसी सकारात्मक नोट के साथ खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि ये बात भी स्पष्ट है कि दिव्यांगता होनी ही नहीं चाहिए समाज में। जिन कारणों से दिव्यांगता हो रही है उन कारणों पर भी चोट करने की कोशिश है, चाहे हम बात पोषण अभियान की करें या फिर सरकार के अन्य कार्यक्रमों की। जी, बहुत संक्षेप में। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने कहा कि दिव्यांगता के कारण, तो माता के गर्भ में सही पोषण, उसकी सही वैक्सीनेशन, बच्चे की, नवजात शिशु की, उसका सही पोषण, और मैं कहती हूँ रोड सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा इशू है। हमें रोड ट्रैफिक रूल्स, बिकॉज सबसे ज्यादा जो अपंगता या डिसेबिलिटी आज इंडिया में है वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से है। सो आई थिंक उस पे भी आप थोड़ा सा गौर करिए, उन ट्रैफिक रूल्स पे भी। सेंटेंस में ऐड करना चाहूंगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार लगभग 2/3 विकलांगता प्रिवेंटेबल है, अगर उसके लिए प्रयत्न किए जाएं तो। बिल्कुल, तो ये उम्मीद के साथ कि जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिस तरीके की दिव्यांगता को हम रोक सकते हैं, ना होने दे सकते हैं, उसके लिए कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबको साथ मिलना होगा, पूरे समाज को साथ मिलना होगा, तभी हम दिव्यांग जन के लिए भी जीवन सुगम बना सकते हैं और साथ ही साथ दिव्यांगता के आंकड़ों को भी कम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक मलिक आपका और डॉक्टर संजय वधवा आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेते हैं इजाजत। नमस्कार।